Hey everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome back to my channel. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर. ना उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि नोट्स में मेंशन नहीं है, तो वो भी मैं तुम लोग को करवा दूंगी आज के सेशन में. एंड ये जो कंप्लीट पीडीएफ है फिर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी. स्टडी वेयर हाउस इज द नेम, सो तुम लोग अभी जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा है, बिकॉज वहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के जो पीडीएफ है वो भी मैंने डाल दी है, सो वो भी तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो. दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. इसी के साथ ही अनअकैडमी पे मैं सेशन लेने वाली हूँ 6 बजे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का. सो उसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है एंड एब्सोल्युटली फ्री सेशन है, कोई भी तुम्हें पे करने की इसमें जरूरत नहीं है. सो अगर तुम आना चाहते हो सो डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो क्लास के लिए. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की ही प्रोवाइड कर दी है. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर. अब देखो, सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं सो वी मस्ट नो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं. अगर मैं एक नॉर्मल स्टैटिक चार्ज की बात कर रही हूँ तो उसकी वजह से क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या स्टैटिक यानी कि स्टेशनरी चार्ज की वजह से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? नहीं होगा. ठीक है. अब अगर ये मूविंग चार्ज है यानी कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यही हमारा चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा बट उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा. तो यहाँ पे दोनों ही जनरेट होंगे. बट अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो प्रोपगेशन है वेव का वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, उस केस में हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे. एंड ये जो हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये एक्सेलरेट करना चाहिए, विच मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसकी वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग. ठीक है. तो हम क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एक्सेलरेटेड चार्जेस की वजह से जनरेट होती हैं. आई होप ये तुम लोग को दिख रहा होगा. सो एक्सेलरेटेड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं. द सेकंड थिंग इज दैट इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, वो तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर होती हैं. हमें पता है 3 एक्सिस होते हैं हमारे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस, जिसको कई लोग जी एक्सिस भी कह देते हैं. सो तीनों ही क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो मान लो हमारी कोई वेव आगे को मूव कर रही है, ये इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों ही आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इस तरह से जो बनेगा ये आगे को हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा. देन कुछ इस तरह से जो कि हमारा जेड एक्सिस में हो रहा है, सो इस टाइप से कुछ आता है. एग्जैक्टली यहाँ पे सही से नहीं बन रहा है बट तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि आगे को ये मूव कर रहा है. एंड ये क्या होती है? दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर. ट्रांसवर्स का क्या मतलब है? अगेन द वाइब्रेशंस आर टेकिंग प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव. वेव कहाँ को मूव कर रही है? आगे को मूव कर रही है, ये इसकी डायरेक्शन है. वाइब्रेशंस कैसे हो रहे हैं? इस तरह से हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं. या फिर अगर तुम ये वाली डायरेक्शन भी देखो तो इसमें भी तो ये और ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, सब तीनों ही आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो जो वाइब्रेशंस है वो कैसे हो रहे हैं? दे आर टेकिंग प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव. आई होप ट्रांसवर्स हम इसको क्यों कह रहे हैं वो तुम लोग को समझ में आ गया होगा. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन. तो आगे बढ़ते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया है. देन आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज सबसे पहला तो मैंने बता दिया, वाइब्रेशंस जो है परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो उसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं. सेकंड, एक्सेलरेटेड चार्जेस की वजह से जनरेट होते हैं, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. कोई मीडियम इनको नहीं रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर प्रोपगेशन, विच मीन्स बिना किसी मीडियम के भी ये आगे को ट्रैवल कर सकते हैं. ठीक है. तो आई होप ये तीनों तो समझ में आ गई तुम्हें. देन दीज वेव्स मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बिकॉज हमें पता है जो हमारी विजिबल लाइट है वो भी क्या है? एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है ना. तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सभी की स्पीड जो है वो हमेशा सेम रहती है. देन इनके लिए E इज इक्वल टू B × C होता है. E क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, B इज द मैग्नेटिक फील्ड और C है स्पीड ऑफ लाइट. देन इनके पास एनर्जी होती है, दे पोजेस मोमेंटम एज वेल एज द रेडिएशन प्रेशर. अब ये सारी चीजें क्या है अभी पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. तो एक तो ये फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान में रखना है. एक ये फॉर्मूला पहले तुम लोगों ने पढ़ा होगा जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंप्लीट चीजें पढ़ रहे होते हैं. तो यहाँ पे C इज इक्वल टू 1/√μ0 × E0. एक होती है हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, द अदर वन इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है. अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला डेरिवेशन आता है जो कि है एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से भी हमारी डेंसिटी होगी एनर्जी डेंसिटी, और मैग्नेटिक की वजह से भी. ठीक है. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी देख लेते हैं. तो E से उसको हम डिनोट कर लेते हैं. तुम लोग को, कई लोग को फॉर्मूला अगर याद है फर्स्ट टर्म में तुम्हारे था 1/2ε0E². ठीक है. देन अगर हम मैग्नेटिक की बात करेंगे सो इन दैट केस हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 B² / μ0.
तो अगर हमें एनर्जी डेंसिटी निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे इसका टोटल, तो हाफ हाफ तो कॉमन आ जाएगा, सो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। नाउ द थिंग इज हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मुझे पता है E इज इक्वल टू बी इंटू सी होता है, तो B के बदले में क्या पुट कर सकती हूँ, E अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं E अपॉन सी पुट करूँ इसके बदले, तो ये स्क्वायर में है ना, तो E स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, ये सी स्क्वायर। यहाँ पे से क्या फॉर्मूला आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो रो कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस यहाँ पे ई स्क्वायर है, यहाँ पे म्यू नॉट है, और सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन, विच मीन्स ये जो हमारा टर्म है ये चला जाएगा ऊपर, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हुआ, अंदर कितना बचा फिर से एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो ये कितना आ गया अंदर, 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ, एंड यहाँ पे रो की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, रो की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये होता है फॉर्मूला किसका, हमारे एनर्जी डेंसिटी का ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आई होप ये टॉपिक तुम्हें समझ में आया। फिर हम कह रहे हैं अभी रेडिएशन प्रेशर, तो हमने इस वाले टॉपिक में हमें क्या डिस्कस करना है कि देखो हमने क्या कहा, रेडिएशन प्रेशर से रिलेटेड अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, उसके पास एनर्जी है, उसके पास मोमेंटम भी है, तो ये ऑब्वियसली जिस भी सरफेस पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पड़ेंगी उसमें प्रेशर ये एक्सर्ट करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन प्रेशर कहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो इस प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको रेडिएशन प्रेशर कह रहे हैं। ठीक है, आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी रिलेशन वाली इक्वेशन है सबको याद है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, यहाँ पे से हमें mc डॉट c, ये वैसे हमने बहुत बार यूज भी किया है। सो E इक्वल्स टू मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये सेम चीज है, तो यहाँ पे मैं p पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे p कितना आ गया, E अपॉन c। ठीक है, सो ये हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला आया है। अब देखो अगर हमारे c की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम, मतलब मोमेंटम हमारा क्या होगा, कम होगा। अगर मोमेंटम कम है तो प्रेशर भी कम एक्सर्ट होगा। अब देखो समझने की कोशिश करो, अगर हम सनलाइट को हम हमेशा ही एक्सपोज रहते हैं ना, तो क्या हमें ऐसा फील होता है कि वो बहुत ज्यादा हम पे प्रेशर डाल रही है, नहीं फील होता है ना। तो क्यों नहीं फील होता है, बिकॉज सी की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो मोमेंटम हमारी बॉडी पे कम लग रहा होता है उन रेडिएशंस का। अगर मोमेंटम कम लग रहा है तो रेडिएशन प्रेशर भी कम लगेगा। ठीक है, सो एक ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टाइप की भी हो गई। आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, जो हमारे एक्सेलरेटेड चार्जेस हैं उसकी वजह से हमेशा हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। अगर स्टैटिक है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक जनरेट होगा, अगर वो मूव कर रहा है सो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दोनों ही जनरेट होगा। और अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करानी है सो इन दैट केस क्या होना चाहिए, एक्सेलरेटेड चार्ज होना चाहिए, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है दैट मस्ट बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई होप दिस कंप्लीट थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट वी हैव दिस, तो यहाँ पे वही सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं। देन उसके बाद आता है स्पेक्ट्रम। नाउ स्पेक्ट्रम को लर्न करने के लिए मैं तुम लोग को ट्रिक बता देती हूँ, बिकॉज बहुत लोग को इसमें दिक्कत आ रही थी। सो इट्स रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म एक्स गन। ठीक है, देयर कुड बी मेनी अदर ट्रिक्स, तो अगर कोई और ट्रिक तुम लोग को आती है उससे तुम्हें लर्न है तो वो ही रखना, ये जो मैं बता रही हूँ वो लर्न करने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम लोग को नहीं आती है सो इस तरह से लर्न कर सकते हो, रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म एक्स गन। ठीक है, सो ये हो गई हमारी 7। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, रेडियो वेव्स हैं, और ये क्या है हमारी गामा। M stands for the microwaves, these are the infrared rays या फिर infrared waves. Then ये हमारी visible light हो गई। U stands for the ultraviolet rays और X stands for the X-ray। ठीक है, तो ये हमारे नेम्स हो गए। अब जो गामा रेज है इनकी लीस्ट फ्रीक्वेंसी, इनकी लीस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, एंड इनकी क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमारी वेवलेंथ होती है, एंड जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो लीस्ट होती है। ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम कैसे लर्न करें कि किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, किसकी वेवलेंथ। तुम सिर्फ गामा को देखो, इनकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, सबसे कम वेवलेंथ है तो बॉडी पार्ट से इजिली ये पेनिट्रेट कर जाएगी। गामा रेस का एक यूज होता है कि कैंसर सेल्स को किल करने में यूज की जाती है। ऑब्वियसली कैंसर, अगर हमें कैंसर का ट्रीटमेंट चाहिए है तो जो कैंसर सेल्स है उनको हमें किल करना पड़ेगा, तो कैंसर सेल्स को किल करने में गामा रेज यूज किए जाते हैं, ये इसका एक बायोलॉजिकल यूज भी है। द रीजन बीइंग कि
इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। सो इसकी मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होती है, जिसकी वजह से जो गामा रेज है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, कैंसर सेल्स को ये किल कर देती है। तो आई होप ये समझ में आ जाएगा। अगर हमारी बॉडी है, देखो उससे कोई रे कब निकल सकती है, जब उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम हो। तो ऑब्वियसली गामा रे अगर निकल रही है तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। एक्सरे का भी हम यूज करते हैं, तो अगेन उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, बहुत कम है। तो ये ऑर्डर होगा, इसकी सबसे कम है, इसकी ज्यादा, और हमें पता है C इज इक्वल टू F लैम्डा। तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लीस्ट होगी। तो इस तरह से तुम फिर उल्टा करके लर्न कर सकते हो। आई होप ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब हम देखते हैं अगर हमें एग्जैक्ट जो वेवलेंथ है उसका ऑर्डर लर्न करना है तो हम कैसे लर्न करेंगे। सो देखो, वेवलेंथ अगर हमें लर्न करनी है तो एनसीईआरटी में जो गिवन है एज इट इज लर्न करनी है, बट तुम्हें मीटर्स में लर्न करनी है, ये चीज ध्यान में रखना। रेडियो वेव्स अभी हमने देखा कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा जाएगी, तो इसकी वेवलेंथ होती है 0.1 मीटर से ज्यादा। फिर यहाँ पे 0.1 से 10 टू द पावर -3, फिर यहाँ पे 10 टू द पावर -3 से, अब देखो विजिबल का ये तो सबको ही लर्न होगा कि हम कितना लेते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। बट यहाँ पे बिकॉज हम नीचे को जा रहे हैं, वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो ऊपर मैं क्या लिखूंगी, ज्यादा वाली वैल्यू, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, कम वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस रेंज में जो भी आएगा वो इंफ्रारेड वाला होगा, इस रेंज में विजिबल वाला है। फिर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर -9, फिर यहाँ पे 10 टू द पावर -9 से 10 टू द पावर -12 मीटर हो जाएगा। ये सब के सब तुम्हें मीटर में ही लर्न करने हैं, और मैंने एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें मीटर में दे रखी है। अब 10 टू द पावर -12 मीटर से छोटी जो भी वेवलेंथ आएगी वो आ जाएगी गामा में। देन वी हैव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आती है हमारी हर्ट्ज में, बट फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती है, बट स्टिल यू हैव टू लर्न। और ये जो वैल्यू है ना, ये तुम्हें एनसीईआरटी में अलग मिलेगी, तुम अलग अलग रेफरेंस लोगे तो उसमें अलग मिलेगी, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं वैल्यू दे रही होंगी वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बट अप्रॉक्स में तुम्हें रेंजेस लिखनी होगी अगर एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गामा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं गामा की बात कर रही हूँ, सो इन दैट केस एवोगाड्रो नंबर आई होप सबको ही लर्न होगा। सो 10 टू द पावर 23 आता है ना उसके लास्ट में। सो यहाँ से इसमें 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 19। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे लिख रहे होंगे तो ये सेम वैल्यू एज इट इज पुट नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे तो सेम पुट कर रहे थे, बट यहाँ पे एक एड अप करके करो, 10 टू द पावर 20, फिर से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 10 टू द पावर 16, फिर यहाँ पे एक और एड अप कर दो, सो 10 टू द पावर 17, बट यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट करना, तो 10 टू द पावर 14 हो जाएगा। और ये जो विजिबल की रेंज चल रही होती है, इस तरह से लर्न कर सकते हो कि यहाँ पे -7 पावर है एंड यहाँ पे 14 की रेंज में ही ये चल रही होती है, ठीक है। तो ये हर्ट्ज में ही आ जाएगा। देन अगेन यहाँ पे 10 टू द पावर 14 से 2 सब्ट्रैक्ट करो, सो 10 टू द पावर 12, एंड यहाँ पे 10 टू द पावर 12 से अप्रॉक्स में ये 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 टू द पावर 9 आ जाएगा यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे जो लास्ट है हमारा रेडियो वाला, तो इसमें आ जाता है 10 टू द पावर 9 से अप्रॉक्स 10 टू द पावर 4 तक, यहाँ पे 5 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा ये फ्रीक्वेंसी वाला डिफिकल्ट होता है लर्न करने में, अगर एग्जैक्ट वैल्यू लर्न करनी है तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बट अगर तुम लोगों से अभी लर्न हो सकता है तो करो, अदरवाइज ये जो रेंजेस हैं ये तुम लोग पुट कर सकते हो, बिकॉज अप्रॉक्स में चलती हैं वो, एग्जैक्ट सेम वैल्यू ये भी नहीं होती है। जो एनसीईआरटी में गिवन है वो थोड़ी सी अलग होगी, जो रेफरेंसेज में गिवन है अलग अलग, वो सब अलग होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सही है या दूसरी गलत, बस यहाँ पे अप्रॉक्स में चल रहा होता है, ठीक है। तो आई होप ये फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई होगी, और ये वेवलेंथ, इसको लर्न कर लेना, और इसकी जो पीडीएफ है मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पे, वहां से भी तुम लोग देख सकते हो। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ओके, यहाँ पे से हम देख लेते हैं। सो देखो, यहाँ पे जो जो चीजें हैं, सबसे पहले ये सब हमने डिस्कस कर लिया। देन आती है स्पेक्ट्रम, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया है स्पेक्ट्रम कैसे लर्न करना है। तो गामा की क्या है, मिनिमम वेवलेंथ होती है, जिसकी वजह से कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूज की जाती है, कैंसर सेल्स को इजिली किल कर देती है, बिकॉज इसकी मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर है इसकी। देन देखो, यहाँ पे भी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रेशियो है, या फिर उनकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी अलग अलग आई है, तो तुम लोग देख सकते हो एग्जैक्टली कौन सी तुम्हें लर्न करनी है। देन इसके बाद एक्सरेज आती हैं, ठीक है। इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द गामा वन। तो फ्रीक्वेंसी का रेंज देखो यहाँ पे भी अलग लिखा हुआ है, और जो मैंने अभी तुम्हें पहले बताया वो थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। एक्सरेज का यूज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये हमें पता है कि जो फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं बोन्स में, या फिर हमें अगर फोटोज वगैरह चाहिए हैं बोन्स की, सो इन दैट केस हम एक्सरे का यूज करते हैं। देन वी हैव आर्टिफिशियल और जो रियल डायमंड्स है, उनमें अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, इन दैट केस ऑल्सो हम एक्सरेज का यूज करते हैं। यूवी रेडिएशन,
इन किलिंग जर्म्स फ्रॉम वाटर, या फिर हम इसे कह सकते हैं इन स्टेरिलाइजिंग द वाटर। आई सर्जरी में भी इसका यूज किया जाता है। इनका प्रोडक्शन भी एक बार तुम देख सकते हो, मैंने जब प्रीवियस ईयर सेशन जो अभी अपलोड करा है तुम लोग के लिए, वहां पे भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं कि अगर एक हमें यूज दे दिया गया है या फिर कौन सी ऐसी रे है जो इस तरीके से प्रोड्यूस होती है, तो इस तरह से तुम लोग प्रोडक्शन भी एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना। देन वी हैव विजिबल लाइट, तो इसकी वेवलेंथ तो हमने पहले ही देखी थी, एंड द फ्रीक्वेंसी रेंज, ये 4 to 8 अप्रॉक्स जो ऊपर वैल्यू चल रही है सेम उसी वे में तुम लिख सकते हो अगर विजिबल का पूछा जाता है तो। फोटोग्राफी में यूज की जाती है, और आसपास तुम लोग कोई भी चीज देख रहे हो, सो दैट्स बिकॉज ऑफ द विजिबल लाइट, तो देयर आर मेनी मोर यूजेस, हेल्प्स इन सीइंग द ऑब्जेक्ट्स। बस वो सारी चीजें हो गई। इंफ्रारेड, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट विजन कैमराज में यूज की जाती है, ठीक है। और जैसे हम टीवी रिमोट्स की बात करते हैं, इन दैट केस ऑल्सो इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड वेव्स यूज की जाती है, ठीक है। स्नेक्स जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं इंफ्रारेड वेव्स को, बट हम नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, हम खाली विजिबल रेंज को ही देख सकते हैं, बाकी जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रेंज है वो हम नहीं देख सकते हैं। देन इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है माइक्रोवेव्स एंड द रेडियो वेव्स। तो रेडियो नाम से ही पता चल रहा है कि हम कहीं ना कहीं रेडियो वगैरह में यूज कर रहे होंगे इसका। सो कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका मैक्सिमम यूज होता है, टेलीविजन में, मोबाइल फोन्स एंड ऑल में, एंड इसकी जो रेंज है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की वो मेंशन्ड है। देन वी हैव द माइक्रोवेव्स, तो अगेन यहाँ पे अगर हम माइक्रोवेव्स की बात करेंगे तो रडार में यूज किया जाता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एंड उसके बाद माइक्रो ओवंस एंड ऑल। माइक्रो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ओवंस वगैरह में यूज किया जाता होगा, ठीक है। सो आई होप ये कंप्लीट तुम्हें समझ में आ गया होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, जो ये रेंज है एक्जैक्टली फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की, दोनों ही लर्न कर लेना, बिकॉज दोनों ही पूछी जाती हैं। जो 2020 का प्रीवियस ईयर तुम लोग को सॉल्व कराया है वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा पूछी गई है और बाकी पेपर्स में वेवलेंथ, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा जो भी चीजें यहाँ ऊपर तुम लोग को करवाई थी ये डेफिनेटली कर लेना। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन। So I hope this session was useful for you. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.